बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस और उसमें हम लोगों की डिस्कशन कंप्लीट हो गई थी। डायरेक्ट लेबर टोटल कॉस्ट वेरिएंस इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। साथ में इसके जो सब पार्ट्स हमारे पास मौजूद थे, एक था डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस और दूसरा था हमारे पास डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इनकी हम लोगों ने कैलकुलेशन प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं आइडल टाइम वेरिएंस। आप लोगों ने देखा कि जब हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे थे, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स भी अगर हम लोग करते थे, तो वहां पर ना किसी किस्म का कोई नॉर्मल लॉस जैसे हम लोग डिस्कस किया करते थे। वैसे ही यहाँ पर जब हम लोग आते हैं ना, तो हमारे पास ना आइडल टाइम मतलब नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ लेबर, कि उन्होंने किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं की, किसी किस्म की कोई अपनी एफिशिएंसी नहीं शो की, लेकिन हमें पे करना पड़ा उस टाइम के अगेंस्ट भी। तो ऐसे टाइम को कहा जाता है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम अकर्स व्हेन द डायरेक्ट लेबर employees are being paid but have no work to do, the causes of idle time। अब ये चीज हम लोग ना प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके थे कि इसकी कॉजेज, ये हम लोग जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे थे तब हम लोगों ने लेबर के आइडल टाइम के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके लिए रीजंस हम लोगों ने वहीं पे ही पढ़ दी थी। ब्रेक डाउन इन प्रोडक्शन, टाइम स्पेंट वेटिंग फॉर वर्क ड्यू टू bottleneck or hold up at an earlier stage in the production process, time spent rearranging the production line for a new batch, running out of vital direct material, and a lack of work to do due to lack of कस्टमर ऑर्डर। ये हमारे पास आइडल टाइम की डिफरेंट रीजंस कॉजेज मौजूद हैं। फिर अगर आप लोग देखें, अ फीचर ऑफ आइडल टाइम इज दैट इट इज recorded and the hours lost due to idle time are measured. Idle time variance is part of efficiency variance. Is part of efficiency variance. अब देखिए, sometimes idle time might be featured of a production process. For example, where there may be bottlenecks in a process that might lead to idle time on a regular basis. In this case, the expected idle time might be built into a स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसकी वर्किंग को सीखा था। दो किस्म के मेथड्स हमारे पास आ रहे थे कि एक आइडल टाइम को हम लोग सेपरेटली रिकॉर्ड करते थे अपने प्रोडक्टिव टाइम से, और दूसरा हम लोग उस आइडल टाइम को भी अपने प्रोडक्टिव टाइम में ऐड अप करके टोटल के ऊपर जाकर वेजेस कैलकुलेट कर लिया करते थे। ये दो मेथड्स हमारे पास थे। आइडल टाइम इज नॉट बिल्ट into the standard cost, the idle time variance is always adverse। फिर if it is built into the standard cost, the idle time variance might be favorable or adverse depending on whether the actual idle time is more or less than the standard idle time for that level of production। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, इट इज बिल्ट इन टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करें ना, तो हम लोग कुछ इस अंदाज से करेंगे कि भाई आइडल टाइम के लिए क्या पहले से एक्सपेक्टेशन मौजूद थी। अगर आप लोगों ने पहले से एक्सपेक्ट किया हुआ था कि 10% आइडल टाइम है, तो सिचुएशन आती है ये वाली, इट इज बिल्ट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस मौजूद थी। लेकिन अगर आपको आइडल टाइम की किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और उसके बावजूद हो गया, तो फिर फर्स्ट वाली सिचुएशन आएगी, आइडल टाइम इज नॉट बिल्ट इनटू द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब हम लोग वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास आ रही है व्हेन आइडल टाइम नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, आइडल टाइम नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में कहा गया था कि आपके पास ये एडवर्स वेरिएंस आएगा हमेशा, क्योंकि कुछ एक्सपेक्टेड तो है नहीं।
स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं था और एक्चुअल आइडल टाइम हो गया, तो हमेशा एडवर्स की सिचुएशन में आंसर करेगा। अब आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है? As stated above, if the idle time is not included in the standard cost, any idle time is unexpected and leads to an adverse variance. It is calculated simply by multiplying the idle time by standard rate per hour. हम लोग इस तरह से इसको जाके कैलकुलेट कर लेंगे। इसका वेरिएंस कैलकुलेट करने का बड़ा इजी सा फार्मूला है कि आपने देखना है कि क्या आइडल टाइम की किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस थी, हमें आंसर मिला नहीं। हम लोगों ने अपनी तरफ से किसी किस्म का कोई आइडल टाइम एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इन एक्चुअल कुछ ना कुछ आइडल टाइम हो गया। आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने कि कितना आइडल टाइम हुआ, उसको मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर के साथ कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी एडवर्स वेरिएंस आइडल टाइम का। एनी प्रॉब्लम? It is important that when idle time is calculated, direct labor efficiency is based on hours worked only. अब आप लोगों ने hours paid नहीं लेना। अब जब डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी को आपने कैलकुलेट करना होगा ना, तो वो आपको बता देगा कि टोटल आवर्स वर्कड और सपोज दैट 4000, और बाद में आपसे वो ये कहता है कि भाई इसमें से 500 आइडल टाइम है, तो जब आप लोगों ने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो आप 4000 नहीं लेंगे, आप 3500 लेंगे। जितने और काम किया गया एक्टिवली, आपने वो वाला टाइम लेना है एफिशिएंसी की कैलकुलेशंस के लिए। फिर आया हमारे पास इज बेस्ड ऑन वो आवर्स वर्कड ओनली, नॉट द पेड आवर, बिकॉज नॉन प्रोडक्टिव टाइम इज यूज्ड इन आइडल टाइम वेरिएंस। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर, एक्चुअल आवर्स वर्क, इन दोनों का डिफरेंस आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आवर, तो आप लोगों को आइडल टाइम वेरिएंस मिल जाएगा, और यह हमेशा एडवर्स फॉर्म में होगा। अब इसके लिए देखिए ये एक एग्जांपल हमारे पास आई, इसके लिए हम लोग तकरीबन तमाम तरह वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें, एबीसी कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब इस एग्जांपल को जरा अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है, अच्छे तरीके से समझिएगा, बाद में कैलकुलेशंस हो जाएंगी, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा करें। और वो है हमारे पास, कहते हैं डायरेक्ट लेबर 2.5 आवर्स एट 40 पर आवर, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट हम लोग कितना पे कर रहे हैं? 100 रुपीज। एक यूनिट बनाने पर लेबर कितनी लग रही है? 2.5 आवर्स, 2.5 और लेबर को पे कितना कर रहे हैं? 40 रुपीज पर आवर हम लोग उसको पे कर रहे हैं। ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होती हैं। अब नेक्स्ट देखो, कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 1500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। इन एक्चुअल जो हमारी प्रोडक्शन हुई वो 1500 यूनिट। टोटल 3820 आवर्स वर पेड एट द रेट ऑफ 41.5 per hour, including 90 idle hours. अब देखें, कैलकुलेशन ऑफ लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एंड आइडल टाइम वेरिएंस। अब इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप लोग गौर करें तो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था, प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी भी डिस्कशन कर चुके थे, और ये हमारे पास न्यू है। अब अगर हम लोग रेट की बात करें तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता था? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब स्टैंडर्ड रेट क्या है हमारे पास? 40। एक्चुअल रेट क्या है? 41.5 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। अब अगर यहां पे गौर करें तो हमारे पास एक्चुअल आवर्स कितने आ रहे हैं? 3820। कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो? रेट वेरिएंस टोटल आवर्स वर्क के साथ आ जाए और पे। ओके, तो ये आ गया आपके पास एडवर्स 5730। एनी प्रॉब्लम? फिर आया एफिशिएंसी वेरिएंस। तो उसने आपसे कहा कि भाई अगर आइडल टाइम नहीं है तो फिर तो मसला ही नहीं होता ना, फिर एफिशिएंसी वेरिएंस आप लोगों ने वो और एक्चुअल और ले लिए थे। लेकिन अब उसने क्या कहा कि जब आप एफिशिएंसी वेरिएंस पर जाएं, एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या भाई, एक काम को कंप्लीट करने में कितने आवर्स लगने चाहिए,
और आपने कितने और इन एक्चुअल लगाए, दोनों का डिफरेंस। अब देखें हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए। 1500 यूनिट्स को बनाने के लिए ऑन स्टैंडर्ड मुझे कितना टाइम रिक्वायर्ड है। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू 3750 का टाइम लगना चाहिए था। ऑलराइट, लेकिन मैंने कितना टाइम लगाया, ये नहीं लगाया, क्योंकि इसमें 90 तो वो तो मैंने नहीं लगाया। ऑलराइट, तो उसने यही बात आपसे कही थी कि एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करने में अगर किसी किस्म के कोई आइडल ऑर्स हैं आपने उसको माइनस कर देना है और आपने देखना है ऑर्स वर्क ना के ऑर्स पे। तो ऑर्स वर्क हमने काम कितने घंटे किया वहां पर, 3820 मल्टीप्लाइड बाय 90, सॉरी 3820 माइनस 90 तो कितने। अच्छा ये कितने आ रहे थे हमारे पास 37, और यहां पर ये आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 3730। अब देखिए आइडल और कितने आ गए हमारे 20। ओके 20 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, तो आंसर 800। 3750 और लिखने चाहिए थे, हम लोगों ने लगाए 3730, तो हम लोगों ने कम टाइम में उस काम को कंप्लीट कर लिया, तो जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है। अब अगर इन ऑर्स बताना हो तो 20 ऑर्स का वेरिएंस, और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बताना हो तो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, तो 800 का आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। अब आपने चलना है आइडल और वेरिएंस, तो आइडल ऑर्स का आप लोगों को पता चल नहीं गया, ये ना पता होता तो पहले ये कैलकुलेट करते। अब पता चल गया मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3600 एडवर्स। एग्जाम्पल समझ आ गई सब बच्चों को। अच्छा ये फर्स्ट सिचुएशन थी जहां पर हम लोगों ने डिस्कशन की कि अगर टाइम नॉट पार्ट ऑफ, मतलब हमारी किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं कि इफ आइडल टाइम वेरिएंस वेयर आइडल टाइम इज इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो इसके लिए आपके पास दो मेथड्स थे। मेथड ऑफ इंक्लूडिंग आइडल टाइम इन स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये दोनों मेथड्स आप लोगों ने पढ़े। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, आइडल टाइम एज अ separate element of the standard cost, so that the standard cost of idle time is a part of total standard cost per unit. Second method क्या था, standard amount of idle time in the standard hours per unit for each product. The standard hours per unit therefore include and allows for expected idle time. This is feasible when the idle time is necessary feature of the production process, such as batch processing, तो वहां पर ये नेसेसरी होता है, इसलिए उसकी एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कितना आइडल टाइम हमारे पास आएगा। अब इस चीज को देखते हैं एग्जांपल नंबर 16 से। जैसे फॉर मर्दान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड स्टैंडर्ड लेबर आवर ₹500 पर, और ये रेट हमें गिवन है। A unit of production should take 3.6 hours to produce। ऊपर हमारे पास पर और के हिसाब से रेट मौजूद है, पर यूनिट के हिसाब से नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं एक्सपेक्टेड आइडल टाइम इज ऑफ टोटल टाइम पे, तो ये 3.6 तो स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस वन यूनिट है। अभी इसके ऊपर आइडल टाइम भी आएगा, तो बेसिकली ये जो 3.6 है ये टोटल टाइम का 90% है। आप एग्जैक्ट 3.6 आवर्स नहीं लगा सकते, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ओके, अब देखें आप 3.6 डिवाइडेड बाय 90, 3.6 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 4,
तो बेसिकली एक यूनिट बन रहा है 4 आवर्स में, एक यूनिट बन रहा है इन टोटल 4 आवर्स में, उसमें 10% का आइडल टाइम है। तो इसमें से 3.6 माइनस कर दूं तो पर यूनिट आइडल टाइम कितना आ रहा है? 0.4 आवर्स। ऑलराइट, अब मैंने ना अपने टोटल टाइम को डिवाइड कर दिया। कितना? प्रोडक्टिव टाइम 3.6 आवर्स, नॉन प्रोडक्टिव टाइम आइडल टाइम 0.4 आवर्स एंड टोटल टाइम 4। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखते हैं क्या कहता है आइडल टाइम। अब पहला मेथड हमारे पास, तो जब आइडल टाइम की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद करो, आइडल टाइम के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अब लेबर की वैल्यू जब के पुट करते थे तो हम लोग क्या करते थे पहले मेथड में? 3.6 मल्टीप्लाइड बाय रेट, 3.6 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर 500 प्लस आइडल टाइम 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 500। तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या आ गई? और दूसरा मेथड हमारे पास क्या था कि डायरेक्ट टोटल टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दो। या आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो लेबर का पोर्शन पढ़ा था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतना कुछ ही उसमें पढ़ा था आइडल टाइम के हवाले से। बात समझ आ गई सब बच्चों को? कोई प्रॉब्लम? चले अब इनके जरा वेरिएंस की कैलकुलेशन देखते हैं। ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेथड 1 के मुताबिक आइडल टाइम कैन बी बिल्ट इनटू द स्टैंडर्ड एज फॉलोज। तो टोटल आप लोगों के पास लेबर कॉस्ट कितनी बन रही है? 2000। अब उसने एक्स्ट्रा डाटा आप लोगों को प्रोवाइड किया। कहते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास हुई है 1000 यूनिट्स की। लेबर आवर्स पेड कितने? इतने आवर्स के लिए हम लोगों ने पेमेंट की एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस। तो यहां से ना आप लोगों को पर और लेबर मिल जाएगा। देखना जरा क्या आ रहा है, 2121,000 डिवाइडेड बाय 4200 क्या? 505 स्टैंडर्ड था 500 का, आपने पे किया 505 के मुताबिक। फिर क्या कहता है लेबर आवर्स वर्क, हमने पे कितने को किया, काम कितना हुआ, तो आइडल टाइम कितना आ रहा है? 100 का आइडल टाइम आ रहा है। ओके ओके, इन एक्चुअल जो आइडल टाइम आ रहा है ना वो 100 यूनिट का आ रहा है। आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, कहते हैं डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अच्छा, अब यहां पर उसने आपको 1000 यूनिट से बता दिए। क्या उसने ये बताया कि हम लोग एक यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं? बताया? बताया हुआ है भाई कि एक यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं? 4 आवर्स लगा रहे हैं हम लोग एक यूनिट के ऊपर ऑन स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग आइडल टाइम। तो अब 1000 यूनिट कितने घंटों में बन जाएंगे? 4000 आवर्स में बनेंगे। नहीं समझ आ रही मेरी बात की? अच्छा, अब यहां पर देखो एक्सपेक्टेड आइडल टाइम, एक्सपेक्टेड पर यूनिट आइडल टाइम एक्सपेक्टेड कितना था? मल्टीप्लाइड बाय टोटल हमने 1000 यूनिट बनाए, तो एक्सपेक्टेड कितना आइडल टाइम था, जबकि हुआ कितना? तो फिर फेवरेबल 300 आ गया। आइडल टाइम है लेकिन फेवरेबल है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो ये आप वैल्यू के मुताबिक उसे बता देंगे कि आइडल टाइम वेरिएंस इन रुपीज इज 150,000 विच इज फेवरेबल। मेरी बात समझ आई है सब बच्चों को? सबसे पहले आप लोगों ने आइडल टाइम पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास आ रहा था 0.4 और पर यूनिट हम लोगों ने, और ये स्टैंडर्ड था। हम लोगों ने 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, तो ऑन स्टैंडर्ड मेरे पास 1000 यूनिट्स बनाने के लिए आइडल टाइम कितना होना चाहिए था? 400 और मेरे पास आइडल टाइम था। लेकिन इन एक्चुअल मैंने 4200 और के लिए पेमेंट की
लेकिन उनमें से जो वर्क किया गया वो 4100 था। तो एक्चुअल बेसिस पे अगर देखा जाए तो 100 का आइडल टाइम आया, एक्सपेक्टेड था 400 का। तो मेरे पास फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है ऑफ 300 ऑन। अब उसको इन टर्म्स ऑफ रुपीज बताना था, तो आइडल टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, गॉट इट, और आंसर 150,000 फेवरेबल आ गया। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसी चीज को इधर चलते हैं, कहते हैं डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। अच्छा, एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता है? एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, पहले तो स्टैंडर्ड आवर्स देखें, स्टैंडर्ड आवर्स कितने आएंगे हमारे पास। तो अब जब एफिशिएंसी में आते हैं तो आइडल टाइम की कैलकुलेशन नहीं होती, आइडल टाइम इसमें से स्किप कर दिया जाता है। तो मैंने 4000 आवर्स नहीं लेने, 4000 में से उनका 10%, 400 तो एक्सपेक्टेड था। तो मेरे पास 1000 यूनिट बनाने के लिए जो टाइम गिवन था वो 3600 का था। ये बात समझ आ गई? जबकि मैंने कितने घंटे काम किया? 4100 आवर्स मैंने काम किया। तो ऐसा नहीं है 3600 वाला काम मैंने 4100 में किया तो मेरे पास 500 आवर्स का एडवर्स बैलेंस आ गया, एडवर्स वेरिएंस आ गया। तो 500 इंटू 500, 250 एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, मेथड टू। मेथड टू में क्या था कि हम लोग ना टोटल टाइम ले लेते थे, मतलब 4 आवर मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल टू 2000। ये आ गया था मेरे पास। ओके, अब इसमें ना आइडल टाइम अलग और जो एक्टिव टाइम था उसको अलग नहीं किया, प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव को अलग नहीं किया, टोटल के साथ चले गए। अब क्या है, अब कहते हैं 1000 नंबर ऑफ यूनिट ही बनाए, 4200 आवर्स के लिए पे कर दिया, 4100 हम लोगों ने काम किया। अब जब हम लोग फाइंड करेंगे ना डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जब इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना होगा तो आपकी वर्किंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब आप लोगों ने देखो यहां पर डायरेक्टली उसने 4 आवर्स आपको बता दी कि एक यूनिट बनाने पर आपको कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, कि भाई हमने कितने घंटों के लिए पे किया, 4200 आवर्स के लिए पे किया इन एक्चुअल 4200 आवर्स। तो इस पर हमारे पास कितनी एक्सपेक्टेशंस थी आइडल टाइम की, कि अगर 4200 आवर्स के लिए मैं पे कर रहा हूं तो उसमें से 10% आइडल टाइम, यही एक्सपेक्टेशन थी ना। तो हमारे पास 420 एक्सपेक्टेड आइडल टाइम था। नहीं समझ आई? अब आपने आइडल टाइम को हमने टोटल टाइम का पार्ट बनाया हुआ है। अब आपको ना उसने 3.6 नहीं बताया, उसने आपको डायरेक्ट 4 बता दिया कि 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 500 आपकी लेबर है। फिर आपने ये देखना है कि जो भाई मैंने पे किया हुआ है वो 4200 आवर्स के लिए पे किया हुआ है इन एक्चुअल, लेकिन उस पर मेरी एक्सपेक्टेशंस कितनी है। तो 420 की मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आइडल टाइम आएगा, लेकिन रियल में आइडल टाइम आया कितना, 100। तो एक्सपेक्टेशन थी 420 की, हुआ 100 का, तो 320 फेवरेबल आ गया आप लोगों के पास। 320 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, तो फेवरेबल वेरिएंस कितना बन गया आप लोगों का, 160,000 का। डन? डन? अच्छा, अब जरा इसका एफिशिएंसी देखें। अब जब हम लोग एफिशिएंसी के लिए बात करने जाएंगे ना, तो हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, एक यूनिट पर ये टाइम लगेगा, लेकिन उसका 10% हमारे पास लॉस है। अब देखो 4,000 इन टोटल माइनस कर देंगे 4200 का 10%, स्टैंडर्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, 420, इसमें से माइनस करें 4200 में से,
420 का 90% ले लें। 3780, 3580 कैसे? 4200 का 90%, 3780, फोर था, हाँ 4 था। इन टोटल हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है ना वो आ रहा है 4000। ओके, अब इसमें से उसने कहा है कि आपने वो जो आइडल टाइम है ना वो माइनस कर देना। और आइडल टाइम हमारा कितना आ रहा था? 420। आइडल टाइम आ रहा था हमारा 420, और स्टैंडर्ड टाइम हमारा बन रहा था। अब देखिए 4 आवर्स में से भी तो ये हम लोगों के 4 आवर्स में भी तो हमारा आइडल टाइम शामिल है ना। तो 1000 यूनिट बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू 4 आवर आपको स्टैंडर्ड टाइम कितना रिक्वायर्ड है? 4000। जबकि इसमें से आइडल टाइम एक्सपेक्टेड कितना है? 420 का। 400 में से 4000 में से 420 लेस कर दो, तो आप लोगों के पास स्टैंडर्ड टाइम कितना बनता है? 3580। ऑलराइट, इसमें से आपने काम कितने घंटे किया? तो आप लोगों के पास 520 का एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेट से, तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। डन। अच्छा, अब इसके लिए ना उन्होंने एक समरी तैयार की है। जितने भी वेरिएंस वगैरह इधर कैलकुलेट किए गए, इसके लिए इन्होंने एक समरी बना के दे दिया है। कहते हैं कि आइडल टाइम का वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू टोटल वेरिएंस। अब यहां पर देखें, ये था आप लोगों के पास आइडल टाइम वेरिएंस, लास्ट वन इज 160, लेकिन कौन सा फेवरेबल? एफिशिएंसी वेरिएंस देखें 260, कौन सा एडवर्स? दोनों को ऐड करो, वैल्यू क्या बन जाएगी? वैल्यू क्या बन जाएगी? 100 एडवर्स। गॉट इट? ये फेवरेबल है, ये एडवर्स है। ऐड करना मतलब लेस करना, दोनों की नेचर डिफरेंट है। तो 260 का एडवर्स है, 160 का फेवरेबल। जब इसको नेट ऑफ करेंगे तो मेरे पास 100 का एडवर्स वेरिएंस बच जाएगा। ये लास्ट वाली सिचुएशन देखें। अच्छा, इसी को मेथड नंबर 1 में आकर हम लोग देखें, तो मेथड नंबर 1 में देखें 150 का फेवरेबल, 150 का फेवरेबल एंड 250 का एडवर्स। तो जैसे ही नेट ऑफ किया 100 का एडवर्स, ये देखें ये मेथड 1 से आपके पास आ गया। और जब आप लोगों ने कहा था आइडल टाइम नॉट रिकॉर्डेड, तब आप लोगों के पास 100 का ही एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। वो उसकी एग्जांपल उसने इधर नहीं दी, लेकिन उसने वैसे ही टोटल बता दिया है कि आप लोगों के पास टोटल जो वेरिएंस आएगा ना वो 100 का ही आ रहा है। और जैसे ही मेथड 1 एंड 2 को हम लोगों ने देखा तो 100 का ही एडवर्स दोनों मेथड से हमारे पास है। डायरेक्ट लेबर पॉसिबल कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस, ये आप लोगों ने खुद से जरा देख लेने हैं। साथ में जिस तरह से आप लोगों ने मटेरियल की जर्नल एंट्रीज देखी थी, यहाँ पर लेबर की भी जर्नल एंट्रीज आएंगी। अब लेबर ने भी वर्क इन प्रोसेस में जाना, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और पे रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब ये जो पे रोल अकाउंट है ये क्रेडिट तो होगा एक्चुअल वैल्यू के साथ, लेकिन वर्क इन प्रोसेस में अमाउंट जाएगी हमेशा स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। इनके दरमियान जो वेरिएंस आएगा वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। इसके लिए हमें उन्होंने एक एग्जांपल दी। अब यहाँ पे देखें, 1 hour at a standard wage rate of 60 per hour, 2000 units actually taken this time at a cost of rupees this, including 25 idle hours. Calculate
डायरेक्ट लेबर रेट, हाँ जी, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करें। स्टैंडर्ड रेट 60, एक्चुअल रेट 12245 0 divided by 1975 62, 60 minus 62 multiplied by एक्चुअल आवर्स, और एक्चुअल आवर्स कितने हैं 1975। ये बात याद रखना कि रेट वेरिएंस में टोटल टाइम पेड आए, रेट वेरिएंस में टोटल टाइम पेड, वर्कड नहीं, मतलब इसमें से आप लोगों ने आइडल टाइम को लेस नहीं करना, तो वो थे 1975। तो मेरे पास रेट वेरिएंस कितना आ रहा है 3950 का एडवर्स, 60 minus 62 multiplied by 1975। बात समझ आ गई सब बच्चों को, क्लियर है। अच्छा, अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के लिए हम लोगों ने क्या देखना है स्टैंडर्ड आवर्स। अब देखो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं 2000, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने चाहिए, जबकि हम लोगों ने कितने घंटे काम किया 1975 लेस 25, तो काम कितने घंटे किया 1950, स्टैंडर्ड था 2000, तो फेवरेबल आ रहा है हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो सॉरी 500 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 60, तो आंसर आ जाएगा 3000 फेवरेबल। ये एफिशिएंसी था। तो आइडल टाइम कितना आ रहा है हमारे पास 25 इंटू 60 1500 का एडवर्स। बात क्लियर, ओके। अब इसकी जरा जर्नल एंट्री देखो, ये पे रोल है जो आपने इन एक्चुअल पे करनी है 122450 क्वेश्चन में गिवन। वर्क इन प्रोसेस में जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये। अब अगर यहां पर देखें ये तीन वेरिएंस इसके आने हैं और आपने करना है इन तीनों को फाइंड, एडवर्स, फेवरेबल, एडवर्स। जितने भी एडवर्स वेरिएंस होते हैं ना वो डेबिट साइड पे आएंगे, और जितने भी फेवरेबल होते हैं वो क्रेडिट साइड पर। तो आप लोग जाकर देखें 3950, ये हम लोगों ने एडवर्स था रेट वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस भी एडवर्स है, जबकि एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल। ये जाके हमने रिकॉर्ड कर, डन हो जाएगा। लेबर वेरिएंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस, और इसी के साथ हम लोग फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस भी देख लेंगे। लेकिन फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस को हम लोग एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों को बेस बनाकर देखेंगे। अब पहला फोकस जाएगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर। अब क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहला जो वेरिएंस हमने कैलकुलेट करना है वो है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लेबर या मटेरियल के लिए आप लोगों ने किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे चलेंगे। टोटल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा हमारे पास कि ऑन स्टैंडर्ड हम लोगों ने वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने लेने हैं और इन एक्चुअल कितने हुए, उन दोनों का डिफरेंस टोटल कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल करें, ये देखें, Irhal Limited has provided extract of standard cost which showed that standard variable cost of one unit is rupees 64, और ये 64 कैसे आया 4 और एट द रेट ऑफ, ये बिल्कुल लेबर वाली तरह ही डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होगा, लेबर रेट की जगह पर वेरिएबल ओवरहेड आपके पास मौजूद होंगे। अब पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड जो हमारे पास मौजूद है ना वो 64 के हैं, लेकिन इनको कैलकुलेट कैसे किया गया, ये ऑन द बेसिस ऑफ लेबर और किया गया। वेरिएबल ओवरहेड को कैलकुलेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लेबर और पर और उसका रेट था 16। हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं, तो 16 इंटू 4 64।
In the month of September, 5,200 units were produced. Total direct labor hours were this. And the actual variable production is 331,700. अब एक्चुअल का तो आपको पता चल गया, आपने देखना है स्टैंडर्ड का आएगा। अब स्टैंडर्ड कैसे आएगा? प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय मतलब 64 5,200 मल्टीप्लाइड बाय, तो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कितने थे? 332,800। हमने कितने किए? तो फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल कितनी अमाउंट? 1100। ऑलराइट, अब अगर आप लोग गौर करें तो हम लोगों ने मटेरियल टोटल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर टोटल कॉस्ट वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस सब एक साथ एक जैसे ही कैलकुलेट किए हैं। कैसा नहीं था? तो मतलब फार्मूलाज में ऐसा कोई फर्क नहीं आ रहा हमारे पास, बस ये है कि वो रेट और टाइम वगैरह उसके मुताबिक हम लोग ले रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? अच्छा, अब इस वेरिएबल ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस को ना दो वेरिएंसेस में डिवाइड किया गया है। मतलब टोटल 3 हमने इसमें कैलकुलेट करने हैं, उनमें से मेजर है टोटल कॉस्ट वेरिएंस, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उनमें हमारे पास आ रहे हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसे हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस, रेट पर और वेरिएंस भी कहते हैं। एंड ये बिल्कुल लेबर वालों की तरह, जैसे लेबर रेट वेरिएंस आपने देखा था एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, उसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस, जिसे हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस या स्पेंडिंग रेट वेरिएंस भी कहते हैं। और दूसरा देखेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपने सबसे पहले देखने हैं इसके एक्सपेंडिचर्स कितने एक्सपेक्टेड थे। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन हमने कितने किए? एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल परचेजेस या प्रोडक्शन, ये दोनों के फार्मूलाज कि एक्चुअल और वर्क के साथ ही दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल रेट पर आवर के साथ। तो इसका फार्मूला शॉर्टकट फार्मूला यूं ना बना लें, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। क्या ऐसा नहीं है? अच्छा, अब देखें यहां पर इन्होंने लिखा एक्चुअल आवर्स इनटू वेरिएबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर और माइनस एक्चुअल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वैसे इस तरह से हम लोग इसका फार्मूला बना लेंगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ऑफ। हम इस तरह से इसका फार्मूला बना लेंगे। अब देखिए एग्जांपल नंबर 19 क्या कहते हैं? इरा लिमिटेड हैज, ये सेम डाटा हमारे पास आ गया, लेकिन अब इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इसका टोटल कॉस्ट वेरिएंस। अब क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर वेरिएंस? कि देखिए भाई 21,100 इन टोटल आवर्स है, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स 21,100। फिर इसका रेट हमारे पास कितना आ रहा है? अब ये ऑर्स हैं तो रेट भी ऑर्स वाला लेना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 16, तो वैल्यू क्या बनेगी? 21,100 मल्टीप्लाइड बाय 16, 337,600। जबकि हमने कितना एक्सपेंस किया इन ऑर्स के लिए? ये वाला। तो हमारे पास एक फेवरेबल रिजल्ट आ गया विच इज 59। हाँ जी, ओके। वेरिएबल जो ओवरहेड है इसको हम
लेबर आवर्स पे डिवाइड करके जो रेट निकलेगा 16 में से उसको लेस करके मल्टीप्लाई कर वो दूसरा मेथड सेम है ना, दूसरा मेथड सेम नहीं है। ये फर्स्ट मेथड के मुताबिक अभी सॉल्व किया है ना, जैसे ये टेबल वाला था ऊपर वाला, कि स्टैंडर्ड कितना बन रहा है, एक्चुअल कितना बन रहा है, उसके मुताबिक अभी सॉल्व किया है। दूसरा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये देखें कि एक्चुअल जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 16, और जो एक्चुअल है ना 337,700 डिवाइडेड बाय 21,100। देखो क्या रेट आ रहा है, 15 पॉइंट। तो अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि 16 माइनस 15.72 मल्टीप्लाइड बाय 21,000, तब भी आपके पास सेम आंसर आ। ओके, अब इन्होंने एक और तरह से कर दिया कि देखो हम लोग रेट का डिफरेंस लेकर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ऑर्स कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि एक्चुअल और मल्टीप्लाइड बाय रेट में से माइनस कर दिए एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब ऊपर वाला काम किया है, तो वो एक अलग से उन्होंने फार्मूला बना दिया है। तो आप अपने बेसिक फार्मूले पर ही रहें कि स्टैंडर्ड रेट, जब भी रेट वेरिएंस आपने फाइंड करना हो तो आप लोगों ने हमेशा इसी एक्सपेंडिचर वेरिएंस या स्पेंडिंग रेट वेरिएंस, एक ही बात है कि रेट्स का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल। गॉट इट। इससे पहले अब लेबर रेट आया था तब भी हमने ऐसे ही किया था, रेट का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस। जब मटेरियल रेट आया था तब भी बिल्कुल ऐसे ही हमने किया था। ओके, अच्छा, दूसरा कौन सा है हमारे पास, एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ये कैसे आएगा, कहते हैं स्टैंडर्ड और यूज्ड टू मेक द एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल और यूज्ड टू मेक द एक्चुअल प्रोडक्शन, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर ऑन। तो ये जो हमारे पास डाटा आया, ये देखें सेम क्वेश्चन था, इसी से हम लोगों ने जाके फाइंड करना है एफिशिएंसी वेरिएंस। अब आप देखें कि भाई एक्चुअल और 21,100 आप लोगों के पास मौजूद है, ये एक्चुअल। प्रोडक्शन कितनी हुई ऑन स्टैंडर्ड बेसिस देखा जाए तो इसके और कितने रिक्वायर्ड थे आपको, 5200 मल्टीप्लाइड बाय 4, 20,800 आपको टाइम रिक्वायर्ड था इनके लिए, लेकिन आपने इन एक्चुअल 21,100 ऑर्डर लगाए, तो मतलब एडवर्स आ गए आप लोगों के पास 300 का मल्टीप्लाइड बाय 16, तो आंसर आएगा 4800 का एडवर्स। ऑलराइट, अच्छा अब देखें, इसी को कैलकुलेट किया जा सकता था को इसके शॉर्टकट मेथड से। क्या आप लोग देखिए आपके पास स्टैंडर्ड ऑर्स कितने आ रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑर 5200 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये स्टैंडर्ड ऑर्स आ जाएंगे, माइनस एक्चुअल ऑर्स 21,100 स्टैंडर्ड ऑर्स माइनस एक्चुअल ऑर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। इस फार्मूले को चेंज कर लें, मल्टीप्लीकेशन की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड ऑर्स 5200 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस एक्चुअल ऑर्स 21,100 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 4800 का एडवर्स आपके पास रिजल्ट है। बात क्लियर, कर लोगे ना सॉल्व। ये जो वेरिएबल ओवर रेट वाला स्टैंडर्ड ये होते हैं, स्टैंडर्ड ही है, ओवरहेड रेट हमेशा स्टैंडर्ड होता है, एक्चुअल वाला नहीं आता। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, मेरे पास ये था रेट वेरिएंस, सॉरी ये वाला मेरे पास है एफिशिएंसी वेरिएंस, कितना आया, कौन सा
एडवर्स तो मतलब माइनस में, जरा कैलकुलेटर पे लिखे -4800, एडवर्स है तो माइनस में लिख लिया करें। और अगर इसमें अब ऐड करें हम लोग, अपने पास ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल है 5900 प्लस 5900, रिजल्ट क्या आ रहा है? ये आपका है टोटल कॉस्ट वेरिएंस, ये देखो 11। तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। तो क्या लेबर में हम लोगों ने ऐसे ही नहीं पढ़ा था कि लेबर के लिए भी टोटल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू रेट वेरिएंस, जिसे यहाँ पर हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस कह रहे हैं, मल्टी प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। गॉट इट? यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? चले अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 21। जल्दी से सॉल्व करें, तीनों वेरिएंस कैलकुलेट करके बताएं। एग्जाम्पल नंबर 21। वेरिएबल ओवरहेड के तीनों वेरिएंस कैलकुलेट करके बताएं। Example 21, product P123 has a standard variable production overhead cost of 1.5 hours multiplied by 2 rupees per direct labor or is equal to 3 per unit. क्या कहते हैं? ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ 2000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वर मैन्युफैक्चर्ड, दीज टुक 2780 hours to make and the variable production overhead cost rupees this. All right, अब देखो एक्चुअल रेट कितना आ रहा है, 6550 डिवाइडेड बाय 2780। एक्चुअल रेट कितना आ रहा है? 2.36, जबकि चल कितना रहा है? स्टैंडर्ड 3। जी आपने पर और फाइंड, हाँ ये और से, हाँ जी, और चल रहा है 2 के मुताबिक। अब देखें यहाँ पर, हाँ अगर यूनिट के मुताबिक हमने चलना होगा तो 2780 और थे तो 6550 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो ये पर यूनिट आ जाएगा। ओके, अब और के साथ अगर आपने डिवाइड किया तो ये पर और आ गया हमारे पास। कहते हैं द टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एफ फॉर द मंथ वुड बी। हाँ जी, अब अगर टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट कैसे हमारे पास आ जाएगी? सबसे पहले स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हमारे पास क्या बनेगा? 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6000, जबकि इन एक्चुअल हुए कितने? ज्यादा हो गए, 550 का एडवर्स आ जाए। ओके, फिर हम लोग गए एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस मींस स्पेंडिंग रेट वेरिएंस, उसी का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहना है। अब यहां पर देखें कि भाई हम लोगों ने टोटल आवर्स कितने काम किया? 2780। अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड करो, मल्टीप्लाइड बाय, तो मेरा पास ये वाली अमाउंट आती है। मैंने कितनी पे की और एडवर्स आ जाएगा। अच्छा, इसी चीज को आप यूं कर सकते थे, स्टैंडर्ड -36 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस होगा ड्यू टू राउंडिंग ऑफ। ओके, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम सेम आपके पास यही आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आ गया एग्जैक्ट। जी, नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड्स में एफिशिएंसी। अब वो कैसे कैलकुलेट करनी है भाई? आप देखें 2000 नंबर ऑफ यूनिट्स पर कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए थे? ऐसे ही था ना, मल्टीप्लाइड बाय कितने, एफिशिएंसी है तो इन टर्म्स ऑफ ऑर्स आएगा ना, कितने ऑर्स लगने चाहिए थे, जबकि आपने कितने ऑर्स लगाए?
तो 220 की एफिशिएंसी आ गई फेवरेबल, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट विच इज 2। तो ये, अब अगर आप लोग गौर करें 440 फेवरेबल पॉजिटिव लिखेंगे और इसमें से अगर माइनस कर दें 990 तो आंसर देखें 550 नेगेटिव में आ रहा होगा। इक्वल हो नहीं गया, मैं हमारा पूरा क्वेश्चन ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। सबको क्लियर? ओके हो गई ये बात। नेक्स्ट, ये जो पॉसिबल कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस हैं ये आप लोगों ने खुद से रीड करनी है, ये थ्योरी पोर्शन आप लोगों ने जरूर पढ़ लेना है। और जो जर्नल एंट्री हमारे पास आ रही है, तो देखो वेरिएबल ओवरहेड भी तो वर्क इन प्रोसेस में ही जाते हैं ना, तो वर्क इन प्रोसेस में डेबिट होंगे स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ओवरहेड रेट। वर्क इन प्रोसेस में डेबिट होंगे स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ओवरहेड रेट। और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में हमारे पास एक्चुअल वाले चले जाएंगे, फिर इन दोनों के दरमियान ये वेरिएंस की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल नंबर 22 देखें, जरा इसके वेरिएंसेस कैलकुलेट करें। एग्जांपल नंबर 22 के वेरिएंस कैलकुलेट करके दिखाएं। Normal capacity of Rizwan Manufacturing Limited is 20,000 direct labor hours per month. The standard cost card show that 2 hours are required to produce 1 unit of product APT. At normal capacity, the budgeted variable production overhead rate is rupees 5 per direct labor hour. During July, the plant operated 18,000 direct labor hours with variable production overheads of rupees 26,800. The actual production for the month of July is 9,200 units. The expenditure variance is adverse because the expenditure on variable overhead in the hours worked was more than it should have been. अब जैसे कि यहाँ पर देखें, हम लोगों ने 9200 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए और पर यूनिट हमें कितने और से रिक्वायर्ड थे, तो 9200 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो 18,400, जबकि हम लोगों ने 18,000 लेबर आवर्स पर काम किया, ऐसा ही है। अब देखिए 18,000 लेबर आवर और पर लेबर आवर हमारे पास रेट कितना आ रहा था 1.5। 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 27,000, जबकि हमारे पास कॉस्ट कितनी आई 26,800। तो 27,000 में से 26,800 गए, 200 का फेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस हमारे पास आ जाएगा, स्पेंडिंग रेट वेरिएंस 200 का फेवरेबल। ये बात क्लियर? नेक्स्ट उसने कैलकुलेट किया एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी देखें तो अभी हम लोगों ने कहा 18,400 माइनस 18,000, तो हमारे पास 400 का डिफरेंस, 400 फेवरेबल मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 600 फेवर। ये बात क्लियर? अच्छा, अब जरा यहां पर देखें तो टोटल मेरे पास कितना आ रहा है, टोटल वेरिएंस, टोटल कॉस्ट वेरिएंस 800। कैसे कैलकुलेट किया 800? इन दोनों को ऐड करके। वैसे अगर डाटा में से कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9,200। द आंसर इज 27,600। ये बात समझ आ रही है सब बच्चों को? 9,200 number of units multiplied by 1.5 per direct labor hour and multiplied by 2, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 27,000, जबकि हमारा एक्सपेंस कितना हुआ 26,800, कम हुआ, फेवरेबल है। कितना कम हुआ 800, तो 600 प्लस 200 भी 800।
तो जब अब आप लोग जाएंगे वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस में 9200 इंटू 2 इंटू 1.6 27,600, जबकि एक्चुअल आप लोगों के पास हुए प्रोडक्शन ओवरहेड 26,800। दोनों के दरमियान डिफरेंस टोटल कॉस्ट वेरिएंस है। ओके, दोनों के दरमियान डिफरेंस टोटल कॉस्ट वेरिएंस है, लेकिन आपने टोटल कॉस्ट वेरिएंस नहीं बताया, आपने एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस को सेपरेट कर दिया। तो आप और दोनों ही फेवरेबल थे, तो दोनों ने क्रेडिट हो जाना है, और आपके पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा 200 का और एफिशिएंसी वेरिएंस आएगा। अदरवाइज आप यहां पर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस ऑफ 800 भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? सबको क्लियर? जर्नल एंट्री ओके है? अब हमारी डिस्कशन होनी है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, और हम लोग अभी के लिए फॉलो करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो आपको पता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स ओवरहेड हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाते थे। याद आया ना? मार्जिनल में हम फिक्स ओवरहेड को अलग किया करते थे, एब्जॉर्प्शन में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखें, अगर हम लोग कहें इसके टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस की, तो बेसिकली आपको याद है हम जो ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैलकुलेट करते थे, याद है? बस वही हमारा वेरिएंस है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप लोग, एक तो आपके एक्चुअल ओवरहेड हो गए, दूसरी बात एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आप लेकर आते थे। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड रेट होता था, ऐसे ही था ना? तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता था, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, आपके वेरिएंस की वैल्यू वही है। इन टोटल आपके वेरिएंस की वैल्यू अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन होती है। ओके, अब देखिए जरा इधर, कहते हैं इन स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द टोटल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस इज द अमाउंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। total fixed production overhead variance is under or over absorbed overhead। तो क्या आप लोग ये इजीली फाइंड कर नहीं सकते कि अंडर और ओवर एब्जॉर्ब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? अच्छा, कैसे? द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट इज द स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। द total fixed overhead cost variance is the amount of under absorbed fixed production overhead। अगर under absorbed होगा तो एडवर्स होगा, और अगर ओवर एब्जॉर्ब होगा तो फेवरेबल होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसको? आपने एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपने इसमें से माइनस कर देने हैं। पॉजिटिव वैल्यू आ गई है तो फेवरेबल, और अगर नेगेटिव वैल्यूज आ गई है तो एडवर्स। टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैन बी एनालाइज्ड इनटू, अब इसको भी ना हम लोगों ने एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस में सब डिवाइड करना होता है। जैसे वेरिएबल को हम लोग कर रहे थे एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसको स्पेंडिंग वेरिएंस कहा था, एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, अब दीज वेरिएंस इज एक्सप्लेन इस तरह से। सबसे पहले देखो 1.8 आवर्स एट द रेट ऑफ 25 टोटल, कहते थे अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बजटेड लेवल ऑफ पर मंथ इन द मंथ 7800 यूनिट्स वर प्रोड्यूस। यहां से पता चल नहीं गया ओवर एब्जॉर्ब्ड है, नंबर ऑफ यूनिट से ओवर एब्जॉर्ब्ड, एंड एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रुपीज 340। द टोटल कॉस्ट वेरिएंस ऑफ फॉर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, और ये देखो ये 340 यहां पर आ गया जो इन एक्चुअल हुए, और अब 7800 मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट
तो आप लोगों ने अप्लाइड कितना किया? अब आप लोगों ने चार्ज कर दिया 351 का, मतलब जो एक्सपेक्टेड था कि वो 351 होगा, लेकिन हुआ कितना? 340। तो ऐसा नहीं जैसे ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब है तो आपके लिए ये फेवरेबल बन है। बात क्लियर? ओके। अच्छा ये बस थोड़ा सा, ये 2 पॉइंट हो, सिर्फ 2 फार्मूला। अंडर और ओवर से ही जा रहे हैं ना, ये देखो ये रेट गिवन है, अब पहले यही करते थे ना, ये देखो ये रेट गिवन है, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 45 रुपीज पर यूनिट। हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, तो कितने जाके एब्जॉर्ब करूं? 7800 मल्टीप्लाइड बाय कितने जाके एब्जॉर्ब करेंगे? 351,000 के। ओके, जबकि हुए कितने? 340 के। मैंने ज्यादा चार्ज किया हुआ है तो ओवर एब्जॉर्ब ना हो गया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ऑन स्टैंडर्ड 351 के ओवरहेड होंगे, लेकिन हुए कितने? अब क्या फेवरेबल है या एडवर्स है? एब्जॉर्ब ज्यादा हुए हैं, एक्चुअल कम हुए हैं। मैंने आपको एक चीज दी और मैंने आपसे कहा 100 रुपए में लेकर आओ, आप बेटा नंबर यूनिट्स ये आ गए ना मेरे पास, जो हमने मतलब यूनिट्स का डिफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि ये 45 और इस रेट में डिफरेंस होगा एक्चुअल वाले में। जो रेट आता है ना ये बजटेड के मुताबिक होता है। क्या 13,500? आप क्या कर रहे हो? 300 मल्टीप्लाइड बाय 45। बजट 75 थे और हमने जो बनाया एक्चुअली 78 और प्रोडक्शन हो गया हमारे। ठीक है बिल्कुल सही है। इसको आप मल्टीप्लाई करना है, इसको ओ ए आर से मल्टीप्लाई ओ यार से मल्टीप्लाई तो कर। हमारे अंदर जो ये ओवर ऑब्जॉर्ब आ जाएंगे ना। ये आपको किसने पढ़ाया है कि आपने अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का जो डिफरेंस देखना है वो बजटेड के साथ देखना है? ये किसने बताया आपको? यानी अप्लाइड का किसके साथ देखना है? बजटेड के साथ देखना है। तो एक्चुअल तो रेट ही कुछ और अब निकल रहा है, तो आप 300 मल्टीप्लाइड बाय 45 नहीं कर सकते, एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है। बजटेड के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये ओ ए आर कैसे आया होगा? ये जरा 45 मल्टीप्लाइड बाय 7500 करना, 45 मल्टीप्लाइड बाय 7500, 3375 डबल, ये मेरे बजटेड थे और ये 7500 बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स थे, यहां से मैंने 45 निकाला है। अब ये बजटेड है, एब्जॉर्ब्ड कितने आ रहे हैं? 45 मल्टीप्लाइड बाय 7800, एब्जॉर्ब्ड कितने आ रहे हैं? और एक्चुअल कितने हुए? बजटेड को नहीं देखना अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन में, बजटेड का काम सिर्फ ओएआर की कैलकुलेशन होता है और वो हो गई है। अब अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन देखनी है तो अप्लाइड और एक्चुअल का डिफरेंस देखा जाता है, बजटेड का नहीं। तो वो आप जो 300 मल्टीप्लाइड बाय 45 कर रही हैं, 45 तो ऑन द बेसिस ऑफ बजटेड ओवरहेड था। डन। तो 1100 का आपके पास फेवरेबल, कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी आपकी फिक्स कॉस्ट इतनी हो जाएगी अगर आप 7800 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, जबकि इन एक्चुअल आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट हुई है वो 340 जाके हुई। तो 1100 का आपका फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। हाँ जी क्लियर? सुभान। बाकी अवाम क्या शेयर बन गए? अच्छा, नेक्स्ट इसके इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं बाकी बात। जहां तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी रिवीजन कर लेनी है, कोशिश करें कि आज अगर आप लोग घर में जाकर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और ये फिक्स कॉस्ट का टोटल वेरिएंस, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से जरा देख कर रखा है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।